नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। बाकी उसका शेष जो बचा हुआ पार्ट है वो हम जब भी हमारी कक्षाएं लगेंगी उस दौरान करेंगे। आज हम नेक्स्ट यूनिट को ले रहे हैं और वो नेक्स्ट यूनिट के रूप में हमारी सेकंड यूनिट है और उसका नाम है विषम चक्रीय यौगिक। जी हाँ, विषम चक्रीय यौगिक, या जिससे मैं क्या बोल सकता हूँ, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब विषम चक्रीय यौगिक ये हम सेकंड यूनिट के रूप में पढ़ेंगे, जिसे अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड। देखिए विद्यार्थियों, इसके ऊपर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि इस यूनिट के दौरान हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम उन टॉपिकों की चर्चा कर लेते हैं कि इस यूनिट के दौरान हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस यूनिट के दौरान मोस्टली रूप से हम दो प्रकार के कंपाउंडों को देखने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे 5 मेंबर्ड या 5 सदस्यी विषम चक्रीय यौगिकों को। तथा दूसरी ओर हम देखने वाले हैं जो 6 मेंबर्ड है या 6 सदस्यी विषम चक्रीय यौगिकों को। जो भी 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उनको देखने वाले हैं अपन इस यूनिट के अंतर्गत। देखिए, मोस्टली रूप से 5 सदस्यी विषम चक्रीय यौगिकों के अंतर्गत हम बात करेंगे पाइरोल की। जी हाँ, पाइरोल की। पीरोल को पढ़ने वाले हैं या हम पाइरोल को पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, हम फ्यूरेन को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं थायोफीन को। थायोफीन, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इन 3 टॉपिकों को हम 5 सदस्यी विषम चक्रीय यौगिकों के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, जबकि 6 सदस्यी विषम चक्रीय यौगिक के अंतर्गत हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है प्रीडीन। जी हाँ, प्रीडीन। इन सभी टॉपिकों के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि विषम चक्रीय यौगिक। सबसे पहले हम समझेंगे कि विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे कि 5 सदस्यी विषम चक्रीय यौगिक कौन कौन से हैं और इनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पीरोल को या पाइरोल को, फ्यूरेन को, थायोफीन को। फिर हम पढ़ेंगे 6 सदस्यी विषम चक्रीय यौगिकों को, जिसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीडीन को पढ़ने वाले हैं। और इसके अंतर्गत भी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन। मोस्टली रूप से हम पढ़ने वाले हैं, फिर जो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पाइरोल को पढ़ेंगे या पाइरोल को। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पाइरोल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अर्थात इसका क्या पढ़ने वाले हैं, परिचय पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में पढ़ने वाले हैं इसकी संरचना को, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और स्ट्रक्चर्स के साथ में हम इसकी एरोमेटिसिटी के बारे में भी जानेंगे। जी हाँ, एरोमेटिकता के बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को, या जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। फिर इसके जो भी बनाने की विधियां हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी जो भी बनाने की विधियां हैं। फिर हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन को, या भी जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अपन स्टडी करेंगे। इसी प्रकार से पीरोल को पढ़ेंगे। इसके बाद में पीरोल के बाद में हम पढ़ने वाले हैं किसको, वही फ्यूरेन को।
तो फिर हम पढ़ेंगे फ्यूरिन में क्या भाई, फ्यूरिन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फ्यूरिन की स्ट्रक्चर और इसकी एरोमेटिसिटी के बारे में जानेंगे, फ्यूरिन के फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे, फ्यूरिन की बनाने की जो भी विधियां हैं यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर फ्यूरिन की जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं क्या भाई, थायोफीन को। पहले आपको मैं जो भी इस यूनिट का जो भी परिचय उसको दे देता हूँ। थायोफीन का जो भी परिचय उसको पढ़ेंगे, फिर इसकी स्ट्रक्चर्स, फिर इसकी एरोमेटिसिटी के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और फिर इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। इसी दौरान फिर हम जो भी 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक हैं जिसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ते हैं, प्रीडीन को। जी हाँ, फिर हम पढ़ेंगे क्या भाई, प्रीडीन के बारे में जानेंगे कि प्रीडीन वास्तव में क्या होता है, यानी कि प्रीडीन का अध्ययन करेंगे। और प्रीडीन के बारे में जो प्रीडीन का इंट्रोडक्शन है उसको करेंगे, फिर इसकी स्ट्रक्चर्स, इसकी एरोमेटिसिटी के बारे में जानेंगे, फिर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे और फिर इसके बनाने की जो भी विधियां हैं उसको समझेंगे। और फिर सबसे बाद में क्या करेंगे, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं की कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। हमने ये समझ चुके कि क्या क्या इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। आज से स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। और सबसे पहले हम इसी का यह समझते हैं कि वास्तव में विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, विषम का अर्थ यहाँ पे देखिए हिटेरो, या विषम का अर्थ हम क्या किससे मान सकते हैं, यानी कि असमान होगा या कोई भी भिन्न होगा, असमान या भिन्न। क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसका जो शब्दावली है उसको समझिएगा आप, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। यानी कि विषम का मतलब असमान या भिन्न है, चक्रीय का मतलब वो भी कंपाउंड किस में होगा भाई, रिंग के अंतर्गत होगा। यानी कि यहाँ पे जो चैन होगी वो नहीं होगी, यहाँ पे क्या रहने वाली है, रिंग होने वाली है। फिर क्या आता है, कंपाउंड, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा भाई, भिन्न होगा। अब वो भिन्नता क्या होगी उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए मोस्टली रूप से भिन्नता क्या होगी, इसमें यूज किए जाते हैं कुछ विषम परमाणु, यानी कुछ विषम परमाणु। मोस्टली रूप से विषम परमाणु यानी ऐसे परमाणु होते हैं, असमान परमाणु होते हैं। कोई भी साइक्लिक रिंग होगी जिसके अंतर्गत ये हिटेरो एटम प्रेजेंट होंगे। ये मोस्टली रूप से विषम परमाणु के रूप में अपन नाइट्रोजन को यूज करेंगे, ऑक्सीजन को यूज करेंगे और सल्फर को यूज करेंगे। बाकी और भी है हिटेरो एटम, लेकिन आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्टली रूप से नाइट्रोजन को यूज करेंगे, ऑक्सीजन को यूज करेंगे और सल्फर को यूज करेंगे। तो आप समझते हैं कि वास्तव में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, यानी कि ऐसे चक्रीय यौगिक होंगे जिसमें क्या होंगे, जो भी कार्बन परमाणु होंगे उसके अलावा कुछ विषम परमाणु उपस्थित होंगे। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, विषम चक्रीय यौगिक। आप इस कॉन्सेप्ट को आप एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक डालता हूं कि निम्न में विषम चक्रीय यौगिक नहीं है। जी हाँ, नहीं है। ऑप्शन ए यहां पे देखिएगा, ऑप्शन बी है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रकार का कंपाउंड है। इस ऑप्शन को देखिएगा कि निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक नहीं है। हमें नहीं छांटना है कि कौन से नहीं है। देखिए
हमें पता है कि यहाँ पे कुछ तो एटम होंगे जो समान होंगे तथा एक या एक से जो अधिक होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट नेचर के एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जबकि इस एग्जाम्पल में देखिएगा आप, जो सभी के सभी परमाणु हैं, सभी के सभी परमाणु क्या हैं भाई, ऑक्सीजन के हैं। इसका अर्थ समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी क्या हैं, सभी समान है क्या, यानी इसमें बाकी ऑक्सीजन का यूज हिटेरो एटम के रूप में भी तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे सभी के सभी ही क्या है भाई, ऑक्सीजन है, इसलिए ये क्या है, हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे मैं बात करूं, बाय द वे सल्फर हिटेरो एटम तो है, लेकिन किन परिस्थितियों में है वो अपन चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे है जो सल्फर, सारे के सारे एटम क्या हैं, सल्फर हैं, तो ये भी क्या नहीं है भाई, हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या ऑप्शन आ जाता है अपना, दोनों के दोनों हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। ऑप्शन डी को देखिएगा, देखिए यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, एक प्रकार से 4 कार्बनों की साइक्लिक रिंग है। इस 4 कार्बनों की जो समान चारों कार्बन है, इसके अंतर्गत एक डिफरेंट एटम आ रहा है, कौन भाई, ये विषम या हिटेरो एटम के रूप में कौन आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, हिटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन है। तो अपना क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक हिटेरोसाइक्लिक यौगिक है, तो ऑप्शन डी आता। यदि नहीं है तो ये दोनों के दोनों नहीं है। आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किस प्रकार के होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ जिसमें क्या हो, लगभग सभी कार्बन प्रेजेंट हो, लेकिन उन कार्बन के बीच में कम से कम क्या हो, उस रिंग के अंतर्गत कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित हो। और विषम परमाणु के रूप में नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है। लेकिन सभी के सभी एटम यदि ऑक्सीजन के हैं तो वो हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा। यदि सभी के सभी परमाणु हैं जो सल्फर के हैं तो वो हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा। यदि सभी के सभी एटम, यदि मैं बात करूं नाइट्रोजन के हैं, तो वो हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा। तो उसके अंतर्गत, उस साइक्लिक रिंग के अंतर्गत कम से कम एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं होंगे। वो कहलाते हैं कौन से, हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आशा करता हूं इस क्वेश्चन से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि विषम चक्रीय यौगिक आखिर में हम किसे कहेंगे। इसके बाद में हम मोस्टली रूप से बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर कि मोस्टली रूप से हमने यहाँ पे ये जाना है कि हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वास्तव में किसे कहते हैं। अब इसके बाद में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 5 सदस्यी जो 5 मेंबर्ड हैं, जो 5 मेंबर्ड जो भी हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, हिटेरोसाइक्लिक, आप ये टॉपिक डाल लीजिएगा, हिटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। और इनके अंतर्गत भी अपन मोस्टली रूप से सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं, पाइरोल को, या जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, पीरोल बोलते हैं। ये आप टॉपिक डाल लीजिएगा, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि पाइरोल क्या होती है। मोस्टली रूप से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक डाल लीजिएगा आप, पाइरोल। देखिए पाइरोल क्या होती है, उससे पहले आप समझिएगा कि किस प्रकार से पाइरोल का निर्माण होगा, उसको समझिएगा। मोस्टली रूप से हमें ये तो पता चल चुका है कि इसमें क्या रहने वाला है, 5 मेंबर्ड सदस्य रहने वाला है। आप इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, इसे बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, साइक्लो पेंटा डाई इनिल। तो ये है साइक्लोपेंटाडाइनिल। तो इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से अपन फॉर्मेशन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये CH- ग्रुप है। यदि इसका मैं सब्स्टिट्यूशन किसी, यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है NH, यहाँ पे लोन पेयर है, इस प्रकार से यदि इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से यदि इस CH- का यदि यहाँ से प्रतिस्थापन कर दूं,
तो देखिए हमारे पास में क्या बनेगा, इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये दोनों लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाने में काम आ गई। इसके बाद में शेष बचा हुआ लोन पेयर है और ये स्ट्रक्चर ऐसे की ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है क्या भाई, पाइरोल, या जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, पीरोल बोल सकते हैं या पाइरोल बोल सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये स्ट्रक्चर हो गई जो क्या हो गई भाई, पाइरोल की हो गई। मोस्टली रूप से ये कहलाता है पाइरोल। यदि इसकी आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें पाइरोल्स के इंट्रोड्यूस की, तो ये तो इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। और सामान्य यदि व्यवहारिक रूप में बात करूं तो आपने कभी जो हीमोग्लोबिन की और क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर्स आपने बनाई होंगी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत। तो आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन के अंतर्गत केंद्रीय परमाणु आयरन था, इसी प्रकार से क्लोरोफिल के जो केंद्रीय परमाणु है वो मैग्नीशियम आयन था, इस प्रकार से। तो इससे आपने देखा होगा इस प्रकार की वलयें जुड़ी हुई होती हैं, इस प्रकार से कुछ वलयें जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार से कुछ वलय जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन से अटैच्ड होता है यहाँ पे। तो ये जो सभी वलय थी, मोस्टली रूप से यहाँ पे 4 वलयें थी, और ये जो चारों वलय थी वो किसकी वलय थी भाई, मोस्टली रूप से पाइरोल की वलय थी। ये क्या है भाई, पीरोल या फिर पाइरोल। इसी प्रकार से क्लोरोफिल के अंतर्गत मैग्नीशियम आयन से भी ये कितनी वलय जुड़ी हुई थी, 4 पाइरोल वलय जुड़ी होती हैं। तो दैनिक जीवन में यदि उदाहरण की बात करूं तो पाइरोल वलय का जो कॉम्पोजिशन है वो किसके अंतर्गत पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंतर्गत और क्लोरोफिल के अंतर्गत। की मोस्टली रूप से ये आयरन यहाँ पे केंद्रीय परमाणु होता है, जिसके चारों ओर ये आयरन परमाणु किससे घिरा हुआ रहता है, इन पाइरोल वलय से जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम आयन है, ये भी 4 पाइरोल रिंग से वलय से जुड़ा हुआ होता है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्लोरोफिल। तो ये जो चारों वलय हैं इन्हें क्या कहते हैं, पाइरोल वलय कहते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल जुड़ा हुआ रहता है। ये आपका इसका सिंपल जो सामान्य परिचय था, अपना दैनिक जीवन से अपन इस बात को जोड़ सकते हैं। अब आगे पढ़ने वाले हैं अपन किसको भाई, पाइरोल की स्ट्रक्चर्स को। स्ट्रक्चर इसका अध्ययन करेंगे कि पाइरोल की संरचना कैसी होती है। देखिए हम पढ़ चुके हैं कि अभी हमने स्ट्रक्चर्स को जाना, किस प्रकार की स्ट्रक्चर थी पाइरोल की, इस प्रकार से थी, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन संलग्न था, इस प्रकार से ये पाइरोल था। जबकि यहाँ पे देखिए प्रत्येक कार्बन का यदि मैं संकरण यदि ज्ञात करना चाहता हूँ तो ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन था और ये कार्बन था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस प्रकार से। तो यदि यहाँ पे मैं बात करूँ तो प्रत्येक कार्बन का इस कार्बन से क्या जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन संलग्न है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 4 सेटिस्फाइड होती है। तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे कितने कौन सा संकरण आता है, sp2। इसी प्रकार से यहाँ भी sp2, इसी प्रकार से यहाँ भी sp2 और इसी प्रकार से यहाँ भी sp2। अब आप ज्ञात कीजिएगा, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का संकरण क्या आ सकता है, क्योंकि संकरण केवल एक एटम का निकलता है, पर पूरे पाइरोल का नहीं निकलकर प्रत्येक एटम का निकलता है। तो इसको समझिएगा आप, ये जो नाइट्रोजन है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे संकरण क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है ये लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर को अपन इधर भी शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है। तो कॉन्जुगेशन में यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कॉन्जुगेटेड स्टेट बन रही है, जिसके कारण यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में भाग लेता है, जिसके कारण से इसका संकरण अपन ज्ञात करें तो इस नाइट्रोजन का संकरण sp2 होता है, ना कि sp3। sp3 नहीं होता है। अपन आगे देखेंगे कि किस प्रकार से sp2 हुआ। अपन इसकी ऑर्बिटल्स स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी जो कक्षकीय संरचनाएं हैं उनको बना के देखेंगे, और वहाँ पे हम समझ सकेंगे आसानी से कि किस प्रकार से यहाँ पे नाइट्रोजन का संकरण sp2 है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।